कि मैं बताना चाहूँगा सर आपको कि माइकल फेल्प्स जो ओलंपिक में उन्होंने अभी तक 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं। तो मैं उनका एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन सब जो आप हैप्पी फील करते हो या फिर आप एक्साइटेड फील करते हो या आपको मज़ा आ रहा होता है तो सब पढ़ते हैं या आप जो भी आप काम करना चाहते हो आप कर लेते हो। लेकिन जिस दिन आप डिप्रेस फील कर रहे होते हो, आपका मन नहीं होता है, टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, फिर भी आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप दूसरे लोगों से हट के जाते हो। क्योंकि जब मन करता है तो सभी पढ़ते हैं, जब मन नहीं करता है तब आप क्या पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो जिस दिन मेरा मन नहीं होता था जाने का या फिर मुझे लगता था कि नहीं ये बहुत हुआ, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, उस दिन मैं ज़रूर जाता था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल में, आपके अपने परिवार में। तो आज हम मिलने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत से। आदर्श हमारे साथ हैं जो कि सीजीएल टॉपर है, और आदर्श का इस बार जो रैंक बन रहा है ऑल इंडिया रैंक 1 है जीएसओ में, नॉर्मल रैंक ऑल इंडिया रैंक 14 है सीजीएल 2020 के पेपर में। आदर्श ने प्री में 181.5 स्कोर किया है और मेंस में इनका इंग्लिश में स्कोर 189.25 है और मैथ्स में 187.5 है। तो चलिए बात करते हैं आज आदर्श से और सभी चीज़ों को हम जानते हैं। तो आदर्श, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। और आज जो है हमारे दर्शक जो है सभी बातों को जानेंगे। जैसे कि आप लोग को हमेशा सवाल होता है कि सर हम प्री की तैयारी कैसे करें, हम मेंस की तैयारी कैसे करें, कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करें, कैसे अपने कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाएं। अगर हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, मॉक टेस्ट देते देते हमारे स्कोर ही नहीं बढ़ते हैं, तो हम स्कोर को कैसे बढ़ाएं, प्रिपरेशन करने के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी गलतियां ना करें। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं और मुझे जहां तक लगता है कि एक एस्पिरेंट जो खुद एक टॉपर है वो इन सभी सवालों का जबरदस्त आंसर दे पाएगा। ठीक है, तो आज इन सभी सवालों का जो है आपको जवाब मिलने वाला है आदर्श से, और आदर्श बहुत ही माहिर है, इस सभी चीज़ों को आंसर देंगे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, मुझे उम्मीद है। तो जेन्युइनली आंसर बताना है आदर्श। तो चलिए आदर्श एक एक बातों को हम जानते हैं। तो आदर्श, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके फैमिली बैकग्राउंड से कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। सर मैं एक लो इनकम फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं, मेरी माँ हाउसवाइफ है और साथ ही साथ हम लोग 3 भाई बहन हैं, जिसमें बड़े भाइयों में सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ। मेरी स्कूलिंग मैं अगर 5वीं तक की बात करूँ तो हिंदी स्कूल मीडियम था, सरकारी स्कूल से गांव से मैं पढ़ा हुआ हूँ। जब मैं 6ठी क्लास में आया तो 6ठी क्लास के बाद मैं यहाँ अपने शहर चंपारण जिला है वहाँ बिहार का एक, और इसके छोटे से शहर बेतिया से मैंने स्कूलिंग की। एक बात आप नोट करिएगा कि जैसे बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ा है या मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, तो क्या मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। तो देखो मेरे भाई, इस बात को समझो आप, जैसे आदर्श भी हैं, 5वीं तक इन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है और 5वीं के बाद इन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल को ज्वाइन किया। तो ऐसा पीछे की पढ़ाई का थोड़ा प्रभाव पड़ता है, बट इतना भी नहीं पड़ता कि आप सरकारी नौकरी नहीं निकाल सकते। तो 6 के बाद आपने 12 तक कहाँ से पढ़ाई किया। 6 से 12 तक वहीं पे बेतिया में ही एक सेंट जेवियर्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से 6 से 12 तक मैंने पढ़ाई की है। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल ज़रूर था, मैं बोलूँगा ये चीज़, बट वहाँ पे टेक्स्ट बुक ही इंग्लिश मीडियम की थी और जो उसका करिकुलम था या फिर बात करने की शैली या टीचर्स जो हम लोग पढ़ाना शुरू करते थे वो सारी चीज़ें हिंदी में ही होती थी। तो ये आप लोग का एक रह जाता है, जैसे कि सर ने भी कहा अभी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का फ़र्क, ठीक है, तो कहने के लिए चीज़ें हैं। अगर कहने की आपके अंदर वो जोश है और आप डिटरमिन्ड हो तो आप चीज़ें ज़रूर हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं आदर्श, 12th का सफ़र कैसा रहा। 12th में आपने क्या लिया था, साइंस लिया था, आर्ट्स बैकग्राउंड था आपका। हाँ जी सर, उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि 6 से 10th तक मैं एक साधारण बच्चा जो नॉर्मल स्कूल गया और ज़्यादा फ्रेंड्स इसके नहीं हैं और शाई जो फील करता हो, थोड़ा इंट्रोवर्ट जो हो, ऐसा मैं बच्चा हुआ करता था। बट 10th में क्या हुआ कि 10th में मुझे उतना अच्छा स्कोर नहीं आया था, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना तो बिल्कुल ही नहीं आया था। फिर वहाँ पर मुझे थोड़ा धक्का लगा, मुझे लगा कि नहीं मुझे थोड़ा अच्छा करना चाहिए। तो 11th में मैंने अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट किया और अच्छे से मैं पढ़ाई शुरू कर दी। 11th में मैं वहाँ पे आप देखोगे तो मेरा रैंक 1 आया 11th के फर्स्ट टर्मिनल में, और वहाँ से कुछ टीचर्स भी मेरे साथ अलाइन होने लगे। ऑब्वियस सी बात है, जो अच्छे लड़के होते हैं उनके टीचर्स भी अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन टीचर्स ने जब अलाइन शुरू हुआ तो जो आत्मविश्वास जो उन्होंने मेरे अंदर भरा और उन्होंने विश्वास जो मेरे में दिखाया, वो चीज़ें फिर बहुत आगे तक मुझे हेल्प की और शायद आज भी वही चीज़ है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो शुरुआत कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि वो 11th 12th का ही जर्नी था जहाँ से शुरुआत हुई थी। जी सर। तो कुछ एक आधा टीचर्स के आप नाम बताना चाहेंगे जिन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा पुशअप किया, क्योंकि अगर आज वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि आप उन्हें एक बार धन्यवाद ज़रूर कहें, क्योंकि गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है एक शिष्य को आगे बढ़ाने में, और जो सेटिस्फैक्शन उन्हें मिलती है शायद पेरेंट्स को भी उतनी नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें एक फील होता है प्राउड कि हाँ ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा लड़का है आज इस मुकाम पे। हाँ जी सर, बिल्कुल। मैथ्स के हमारे टीचर थे वहाँ पे ज्ञान सर, और हालांकि इकोनॉमिक्स मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, सॉरी सर मैं बताना भूल गया था, मैं साइंस बैकग्राउंड से मैंने पढ़ी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स।
तो वहाँ पे मैथ्स के टीचर थे ज्ञान सर, जैसे मैंने अभी बताया, और इकोनॉमिक्स मैंने ली थी, मैंने हिंदी नहीं ली थी। और इकोनॉमिक्स के मेरे टीचर थे वहाँ पे रेमंड सर। इन दोनों से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली क्या बोलते हैं उसे, आत्मविश्वास भरा एक अदम्य साहस मिला मुझे उन लोगों के प्रति, और उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है थ्रू 11th एंड 12th के जर्नी में। जी सर। तो 12th करने के बाद आपने क्या डिसाइड किया, क्या लगा कि अब आगे बीटेक की तरफ मूव ऑन करते हैं, या फिर जैसे चल रहा था इंजीनियरिंग का पूरा माहौल, तो आपने इंजीनियरिंग की नहीं की, या फिर आपने क्या किया? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा है कि बिहार में अधिकतर बच्चे जो आप देखेंगे या तो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के लिए निकलते हैं +2 करने के बाद। बट मैंने जैसे पहले ही बताया था, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई जैसे कोटा में अधिकतर लोग जाते हैं, तो मैं कोटा वाले पढ़ाई को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था समहाउ। तो फिर मुझे लगा कि कुछ दूसरा करते हैं। उसी टाइम मुझे पता चला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है मेरा एडमिशन हो सकता है। और एक बात और है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे कि सरकारी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे फीस भी काफ़ी कम था। एक चीज़ और हो गया था साथ में कि मुझे वहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम, एक CBSE की स्कीम आती है जो +2 पे आपको छात्रवृत्ति देती है, उस स्कॉलरशिप मुझे मिलनी शुरू हो गई थी। और देखिए एक पॉइंट हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे, जिन लोगों को नहीं पता है, CSSS एक स्कीम होती है। जब आपके 12th में काफ़ी अच्छे स्कोर होते हैं 80% से अबव, तो आपको वो स्कॉलरशिप दिया जाता है, और ग्रेजुएशन के लिए दिया जाता है, जहाँ पर हर साल हर सेमेस्टर में आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। इसके लाभार्थी आप भी हैं, और इसके लाभार्थी कहीं ना कहीं हम भी रहे हैं, क्योंकि हमारा भी स्कोर 91.2% था 12th में, तो ये फ़ायदा एक मिला। तो इससे थोड़ा सा आपको बूस्टअप हुआ, मतलब हाँ थोड़ा प्रिपरेशन में, क्योंकि फीस के लिए मुझे घर वालों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, स्कॉलरशिप से फीस कवर हो जाता था मेरा। और साथ ही साथ घर से थोड़ा बहुत जो भी इनकम आता था, उस इनकम से मैं यहाँ पे तो अपना उस इनकम से आप यहाँ दिल्ली में रहते थे, आप अपने रूम का किराया देना, खाना पीना, और इस तरीके से आपने तैयारी को अपने शुरू किया। तो वहाँ पर आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया था आपने? जी सर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से पढ़ा हूँ, और मैंने वहाँ पे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैंने तो BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपने किया था मतलब। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एक मिथ होता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है CGL का टॉपर जो है वो ग्रेजुएट हो, हमेशा IITians ही होते हैं। तो हमारे सामने एक ऐसे पर्सन है जो IITian नहीं है, और जो एक ग्रेजुएट है, जिनका ऑल इंडिया रैंक 1 JSO में है, और अभी राइट नाउ 14 जो है वो नॉर्मल रैंक है। तो आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद क्या हुआ, मतलब कैंपस प्लेसमेंट हुआ, आप कहीं और मूव ऑन किया, फिर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी CGL के? मन तो मेरा बहुत था उस टाइम ही कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, या फिर SSC CGL हो या UPSC के लिए मैं प्रिपरेशन करूँ। बट कहीं ना कहीं वो इनकम और फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो था मुझे पीछे खींच रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ तो थोड़ा इनकम सपोर्ट फैमिली के लिए बन जाया जाए। तो फिर मैंने एक प्राइवेट जॉब शुरू कर दी, पैसे अच्छे खासे आने लगे, मुझे भी अच्छा लगने लगा था उस टाइम तक। लेकिन वो होता नहीं कि 2-3-4 महीने तो आपको अच्छे लगते हैं, फिर वो आप जब घर विजिट करते हो, और वहाँ का जो मेंटालिटी है, हम लोग जैसे बिहार और यूपी वाला जो कल्चर है, वहाँ का मेंटालिटी जो है, तो प्राइवेट जॉब में आपको फील नहीं आती है, या फिर जो लोगों के आंखों में जो चमक है, हाँ, जो करिश्मा है, मतलब वो नहीं मिलता है। एक लड़का कितना भी है लेकिन सरकारी नहीं है। हाँ जी, सबको चाहिए तो सरकारी दामाद ही चाहिए भाई साहब। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैं एक बार घर पे गया हुआ था, मैं जॉब उस टाइम चल रही थी मेरी, मैं घर पे गया हुआ था, तो शायद किसी का ग्रुप D उधर क्लियर हुआ था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट रिलेशंस में ही कोई रहे होंगे। तो उनका ग्रुप D क्लियर हुआ था, तो फिर मम्मी पापा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं तो उनका अपना सगा हूँ ही नहीं। सगा तो उनका ग्रुप D वाला जो बच्चा जिनका क्लियर हुआ है उनका ही हुआ है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक आपको लगता है कि आप पीछे ढकेले जा रहे हो, या आपके अंदर वो ग्लानी अब आने लगती है। महसूस हुआ था उस समय आपको, मतलब ऐसा लगा कि अचीव तो मैंने किया है, ऐसा नहीं है, मैंने भी इंटरव्यू क्रैक करके अपने एग्जाम को किया है, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, अच्छी कंपनी में भी हूँ, लेकिन वो फील नहीं आया कि वो रिस्पेक्ट जो सोसाइटी आपको देती है। हाँ। जैसे कि बिहार और यूपी जैसे ये कह रहे हैं, अब बिहार और यूपी में नहीं होकर हरियाणा में भी ऐसा प्रचलन है, और पूरे इंडिया में भी हम कह सकते हैं कि एक सरकारी नौकरी की अलग ही बात होती है। जो सरकारी का ठप्पा होता है ना, वो आपको लाइसेंस्ड बना देता है, मतलब। तो ये एक आपने वो फील किया, उसके बाद से आपका रुझान जो है वो सरकारी नौकरी की तरफ गया। हाँ, मुझे तो फिर तभी मैंने तय कर लिया था कि अब बस बहुत हुआ प्राइवेट नौकरी वाला चक्कर, अब इसको मैं क्विट करूंगा, मैं रिज़ाइन करूंगा, और फिर मैं सरकारी की तरफ ही बढ़ूंगा। हालांकि घर वाले लोग फिर भी सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि मैंने इनकम सपोर्ट तो मैं दे ही रहा था ना घर वाले को। लेकिन वो चीज़ होती है ना कि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद जब मैं कहीं और रहूँगा प्राइवेट वाले जॉब में, तो फिर क्या मैं उतना संतुष्ट रहूँगा, मैं उतना सेल्फ सेटिस्फाइड रहूँगा कि हाँ, अपने आप को उतना काबिल में मान सकूँगा? वो जो प्यार होता है दूसरों के प्रति, जो सरकारी जॉब वाले देखते हैं लोग हमारे गांव खेड़े में, वो मैं मुझे मिल पाएगा? ये सारे सवाल मेरे मन में ऑब्वियसली जेहन में चल रहे थे कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैंने इस लोगों की परवाह नहीं की, मतलब घर वालों की, कि हाँ, मुझे लगा कि वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आ गया था मेरे अंदर कि हाँ, अब CGL ही करना है, और मैंने रिज़ाइन किया और मैं CGL प्रिपरेशन में की ओर चल पड़ा। देखो, एक बात तो है भाई साहब, जितना सरकारी बाबू बनने में मजा है उतना प्राइवेट बाबू बनने में मजा नहीं है।
ठीक है, तो सरकारी बाबू का अपना ही मज़ा है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी जॉब में हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा फील होता है अभी भी इंडिया में कि एक कसक लोगों के अंदर रहती है, चाहे वो कितना भी अच्छा अर्न क्यों नहीं कर लेते हैं। तो चलो, सरकारी नौकरी की तैयारी आपने सोची कि अब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो आपने किस एग्ज़ाम के बारे में सोचा? एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, रेलवे, या फिर किस एग्ज़ाम के बारे हाँ में? जी सर, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि मैं प्राइवेट जॉब में था उससे पहले। तो बैंकिंग को लेकर मतलब मैंने भी अपना थोड़ा रिसर्च किया, यूट्यूब पे वीडियोस खंगाले। फिर वहाँ पे पता चला कि बैंकिंग में थोड़ा वर्क लाइफ जो है थोड़ा हेक्टिक है। तो कहीं न कहीं मुझे प्राइवेट वाली ही फील उसमें भी आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, बैंकिंग नहीं करते हैं, एसएससी ही करते हैं। यूपीएससी की ओर भी मैं जा सकता था, बट यूपीएससी में वो जो पहली बार होते हैं ना कि अब छोटे-छोटे कदमों से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा लीप हो जा रहा है। मतलब एक बड़ा डिसीजन है, हाँ, यूपीएससी एक बड़ा यूपीएससी। डिसीजन है। हो सकता है 2 साल लग जाएं, 2.5 साल लग जाएं, जी सर। या फिर तो उस तक मतलब फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाएगी। जी सर, बिल्कुल हाँ, सर। ओके। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, एसएससी ही कर लेते हैं। तो फिर मैं एसएससी की ओर रुख करने चला गया। तो आपका जो रुख रहा कि चलो एसएससी की तैयारी करते हैं, और उसके बाद जो है आपने जॉब क्विट किया। हाँ जी सर, मैंने जॉब क्विट कर लिया था। उस टाइम थोड़ा-थोड़ा एसएससी के मुझे ध्यान में आने लगे थे। मैंने वीडियोज़ वगैरह देखने, यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखने शुरू कर दिए थे मैंने। लेकिन जॉब क्विट करा, उसके साथ ही मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि मैं जॉब में था और एसएससी कर रहा था, ऐसा नहीं था। तो प्रिपरेशन आपने कहाँ से किया, मतलब दिल्ली से ही किया था जॉब क्विट करके, या फिर आप घर चले गए थे? नहीं सर, दिल्ली जॉब छोड़ने के बाद तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं दिल्ली में रुकूँ, राइट? क्योंकि फिर इनकम वाला बात वहाँ पे आ जाती है ना। तो फिर मैं अपने होम टाउन, जो मैंने बताया है कि बिहार का एक छोटा सा शहर है बेतिया, मैं फिर वहीं पे चला गया, मतलब अपने जहाँ पे मेरे फैमिली मेम्बर्स और पहले से थे। अच्छा, जी तो सर। जाने के बाद सबसे पहला क्या था आपको कि एसएससी की तैयारी करनी है? तो कोई कोचिंग लिया था आपने, या फिर ऑनलाइन मदद ली थी? कैसे किया था आपने तैयारी को? सिलेबस कैसे जाना आपने? किस एग्ज़ाम, आपका टारगेट सीएचएसएल था या आपका टारगेट सीजीएल था? आपने किसको टारगेट किया था? सर, कोचिंग लेने का तो बहुत मन है। ऑब्वियस सी बात है कि कोचिंग में ऐसा लगता है, आपको फील आता है कि हाँ, शायद कोचिंग लेंगे तो और लोगों से बेहतर होंगे, या फिर अच्छा कुछ पढ़ा देंगे तो मेरा जल्दी क्लियर हो जाएगा। ऐसी तो रहती हैं, सबके मन में भावनाएं होती हैं। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ा था, उसके 2-3 महीने बाद नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन लगा दिया और फिर कोविड वाला एरा शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन वाला जो प्रचलन था ना, वो हावी हो रहा था ऑफलाइन कोचिंग्स पे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन की तरफ ही रुख किया जाए। और यूट्यूब वगैरह जो माहौल जो उस टाइम था, वो बूम पे चल रहा था उस टाइम पे। तो फिर मैंने ऑनलाइन की तरफ ही रुक किया। मैंने ऑफलाइन कोचिंग मैंने किसी भी कोचिंग सेंटर से नहीं लिया। तो आपने स्ट्रैटेजी कहाँ से जाना, मतलब जो तैयारी करने का होता है सिलेबस, आपको कैसे पता चला कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, सिलेबस कितना है, प्री के लिए कितना पढ़ना है, मेंस के लिए कितना पढ़ना है? कोई मॉक टेस्ट दिया होगा आपने, तो वो जो स्टार्ट है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो स्टार्ट आपके अंदर कैसा है। क्योंकि जैसे मानो कल के अंदर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो स्टार्ट जो किक मिलता है वो कहाँ से था, वो जो एक फायर था वो? तो सिंपल सा मैंने वही काम किया कि यूट्यूब पे जाकर सर्च किया कि हाँ, सीजीएल का कोई स्ट्रेटजी वीडियो हो, या फिर सिलेबस क्या है एसएससी सीजीएल के लिए। मेरा, आपने जैसे अभी पूछा कि मेरा सीएचएसएल में या फिर सीजीएल में किस तरफ रुझान था। ऑब्वियस सी बात है, मैं ग्रेजुएट था, तो सारे लोग यही चाहेंगे कि हाँ, जो गिवन रिसोर्सेस है उसमें सबसे बेस्ट से बेस्ट पे पहुंचा जाए, है ना। तो फिर मैंने सीजीएल की तरफ ही रुख मैंने कहा करना किया, मतलब। और सीजीएल के लिए मैंने शुरू किया, तो मैंने बता रहा था कि यूट्यूब पे मैं गया। यूट्यूब पे फिर मैंने वीडियोस देखने शुरू किए सिलेबस वगैरह के लिए, कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। और वहाँ से मुझे थोड़े बहुत चीज़ें जो हैं वहाँ से मुझे पता लगने शुरू हो गए। तो वहाँ पे मैं गया तो मुझे पता चला कि इसमें प्री होता है, मेंस होता है, इसको टायर 1, टायर 2 और टायर 3 कहते हैं। ठीक है, टायर 1 में पास होते हो तो फिर टायर 2 एग्जाम देते हो, फिर टायर 3 एग्जाम देते हो। या अभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी चीज़ें मुझे यूट्यूब के माध्यम से ही पता चली। जिन्हें स्ट्रेटजी की वीडियो देखनी है, तो मैंने 2 बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, और जिस पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया, 1 मिलियन और वॉल्यूमिंग करके। एक मेरी सीजीएल के स्ट्रेटजी की वीडियो है, और दूसरी मेरी सीएचएसएल के स्ट्रेटजी की वीडियो है, जिससे मैंने 30 मिनट में पूरा समझाया कि सिलेबस क्या है, पढ़ना कितना होता है, कैसे कैसे एक एक पॉइंट पढ़ना होता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अभी आई बटन पे आपके शो हो रहा होगा, तो आप उसको सेव फॉर लेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस जानने के बाद जैसे आपको पता चल गया कि प्री में इतना करना है, ऐसे करना है, तो क्या आपने कोई मॉक टेस्ट दिया था? जैसे अधिकतर हम ऐसा सुनते हैं कि सर मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद एनालाइज किया स्कोर कितने थे, तो क्या आपने कोई मॉक टेस्ट दिया था? हाँ जी सर, बिल्कुल। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट जो आता है उसको मैंने दिया था। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में बहुत ही बुरे मार्क्स आए थे। कितना था ये बता दीजिए सर। तो मैंने 58.5, मतलब 58.5 मार्क्स से मैंने शुरू करा था। मुझे फर्स्ट याद है, मुझे पेंसिल से मैंने ऊपर में ऐसे लिखा था अच्छा, कि हाँ, अपने तो देखो नोटबुक। एक जो आपके अंदर रहता है ना मिथ कि सर इतने कम नंबर आए हैं, मेरा सीजीएल निकलेगा भी। तो हमारे सामने आदर्श हैं जिनका पहला स्कोर मॉक में 58.5 था, और आज इनका ऑल इंडिया रैंक 14 है। तो एक जो जर्नी है ना, वो आप खुद मतलब देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर सीखने वाली कोई बात है तो इसी जर्नी से है।
जिनके 140 150 आते हैं उनको 180 लाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत तो तब होता है जब आपके नंबर ही 60 आते हैं और वहाँ से 180 जाना होता है। वहाँ पे तो काफ़ी डीमोटिवेशन लगा था, मुझे लगा था कि शायद मैं सीजीएल कर ना पाऊँ या शायद नहीं हो पाए। ऑब्वियस ही बात है, किसी को भी उतने बुरे मार्क्स आएंगे तो लगेगा ही, बट वो होता ना कि पीछे मुड़ के अब नहीं देखना है, जो हुआ बहुत हुआ, अब बस आगे की तरफ ही देखना है। और वैसे ही मैं जॉब छोड़ चुका था, तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इस पर अपना फुल पोटेंशियल दिखाया जाए और पूरी मेहनत करके एक बार देखा जाए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने उस ऐसा ही कर लिया। तो आदर्श, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने सीजीएल के प्री की तैयारी कैसे की? हाँ जी सर, प्री में जैसे कि सबको ही पता है कि 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे कि रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है और इंग्लिश होता है, उसके साथ ही जीके जीएस वाला पोर्शन होता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे की, क्योंकि एक आप सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं रहा है शुरू से, तो इंग्लिश को लेकर कैसे आपने तैयारी किया कि आपके 190 जो स्कोर आए हैं मेंस में, थोड़ा हमारे दर्शकों को वो बताइए कि इंग्लिश की तैयारी कैसे की थी आपने? तो जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियोस देख रखे थे उसमें लगभग सबने ही बताया था कि प्रिंस टू पैरामाउंट जो नीतू सिंह मैम की बुक आती है उसको रेफ़र करने के लिए, फिर मैंने वो बुक खरीद ली, उसको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो भी दोनों थे, तो मैंने जैसे एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइजेस दिए हुए तो थे। इंग्लिश में, मतलब एक पॉइंट में रुकना चाहूंगा कि इंग्लिश में जैसे आपके 3 पार्ट होते हैं, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, तो क्या तीनों के लिए आप सिर्फ नीतू सिंह को फॉलो किए थे? आपने स्ट्रेटजी बनाई थी कि वोकैब ऐसे करेंगे? इंग्लिश मुझे स्पेसिफाई करिए थोड़ा सा कि हाँ जी आपने सर, वोकैब कहाँ से किया आपने था? सही कहा। ग्रामर के लिए मैंने नीतू सिंह को फॉलो किया था, क्योंकि ग्रामर की जो उनकी बुक आती है ना प्रिंस टू पैरामाउंट वाली, तो उसमें टॉपिक वाइज जैसे नाउन का अलग हो गया, प्रोनाउन का अलग हो गया, और अलग अलग जो भी हैं उसमें वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं उसको पढ़ते गया और उसको क्रैम भी करते गया। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा कि रूल्स मुझे याद होने लगे और उसके पीछे एक्सरसाइजेस दिए होते हैं, मैंने फिर वो एक्सरसाइजेस करें, तो ग्रामर के लिए मैंने करा। क्या आपने प्रैक्टिस के लिए कोई और भी बुक रेफर किया था? नहीं, मैंने प्रैक्टिस के लिए कोई खास बुक रेफर नहीं की थी, जो मॉक टेस्ट वगैरह होते थे उसके थ्रू ही मैं करता था, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो फाइल्स होते हैं, जो टेलीग्राम वगैरह पे भी आपको मिल जाते हैं आजकल, जो सॉफ्ट कॉपीज होती है, उससे मैंने रेफर करा था। अच्छा, और वोकैब के लिए आपने कैसे पढ़ा था? हाँ, वोकैब के लिए प्रिंस टू पैरामाउंट वाली बुक में भी कुछ वोकैब्स हैं, लेकिन साथ ही साथ रानी सिंह हैं एक यूट्यूब चैनल पे, तो उनका वोकैब का जो सेशंस थे होते हैं ना, तो यूट्यूब पे मैंने उनको काफ़ी फॉलो किया हुआ है, तो मैंने वोकैब के लिए उनको फॉलो किया। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एक वोकैब 24 ऐप आता है, उस पर आप कोई भी एक आर्टिकल जाके पढ़िए, अधिकतर एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए ज़्यादा आपको वैल्यूएबल है चीज़ें, जैसे कि आपको क्लोज टेस्ट नहीं आता है, या फिर आप पैसेज में आपको दिक्कत हो रहा है, या बहुत टाइम लग रहा है आपको पैसेज में पढ़ने के लिए, तो मैं उस पर डेली के डेली एक आर्टिकल जाके पढ़ता था। उस पर द हिंदू या क्या बोलते थे, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह के आर्टिकल्स आते थे। उसमें एक फ़ायदा और होता है कि आपको कोई भी वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है या वोकैब नहीं आता है, जस्ट उस पर आप टाइप करिएगा, टच कीजिएगा, तो आपको मीनिंग, आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जो रेलेवेंट मीनिंग है उसका मीनिंग वहाँ पे आ जाता है, तो वहाँ से भी मैंने काफ़ी हेल्प लिया है। तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि जैसे इंग्लिश की तैयारी है, तो इन्होंने जो वोकैब है, इन्होंने एक एप्लीकेशन से तैयार किया था जिसका नाम वोकैब 24/7 है, और उस एप्लीकेशन से ही इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन के भी पार्ट को तैयार किया और वोकैबुलरी को भी तैयार किया, और साथ में ग्रामर के लिए आपने नीतू सिंह बुक की हेल्प ली थी। हाँ जी सर, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो सेपरेट, जैसे कि मैं बोलूँ जीके जीएस हो या फिर रीजनिंग हो या इंग्लिश या मैथ्स, इनके लिए मेरे पास सेपरेट नोटबुक्स हुआ करते थे। जो क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट लगते थे, या मैं जिन क्वेश्चंस को भूल जाता था, या जिन क्वेश्चंस को मैं गलत करता था, उनको मैं हैंड से नोट डाउन कर लेता था कि हाँ, अगली बार अगर मुझे नहीं आते हो तो मैं इसको रिवाइज करने के लिए एक बार देख लूँ। तो बुक्स के लिए आप हमारे ऑडियंस को इंग्लिश के लिए कौन सा बुक सजेस्ट करना चाहेंगे? इंग्लिश के लिए तो बस मैंने प्रिंस टू पैरामाउंट देखा है। हाँ, आप नॉर्मल लेविस भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने नॉर्मल लेविस भी पढ़ी हुई है वोकैब की। नॉर्मल लुइस वोकैब की एक मोटी सी किताब आती है, हाँ जी मतलब वो अच्छी किताब है। हाँ। उसमें भी एक और बात का ध्यान रखें, पेज नंबर 517 के बाद आप पढ़ें, वो वोकैबुलरी को पहले कंप्लीट करें, फिर उसके बाद उसके पहले वाले को बाद में हाँ जी सर, वहाँ complete करें। कंपाइल्ड वोकैबुलरी ए बी पहले सी ए डी से जितने वोकैब हो गए, बी से जितने वोकैब हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से मैंने भी वोकैबुलरी को अपने काफी स्ट्रॉन्ग किया था। तो नॉर्मल लुइस एक बच्चों में काफी अच्छी डिमांड होती है। हाँ जी सर, लेकिन उसके पढ़ने के तरीके हर किसी को समझ में नहीं आते, इस वजह से थोड़ा वो कम प्रेशर हाँ, में और रहता है। काफ़ी मेहनत भी लगता है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि वर्थ है एक बार पढ़ना। अगर आपको लगता है टाइम है तो आप एक बार जरूर रीड कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। आप उसके बिना भी कर सकते हो, लेकिन रीड कीजिएगा तो फायदा ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं जो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है जीएस का, कि जीएस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बच्चे जीएस कैसे कवर अप करें जिसमें आपका करंट अफेयर भी आता है, तो वो हाँ जी बताएं। सर, तो मैंने तो वेटेज देख लिया था, जैसे कि मैथ्स मैं देखूं तो लगभग 250 मार्क्स के मैथ्स आते हैं, और डिस्क्रिप्टिव मैं इंग्लिश में ही जाना चाहता था, तो डिस्क्रिप्टिव को अगर काउंट कर लिया तो इंग्लिश भी मेरे लिए 350 मार्क्स का हो गया था। अब बचे 50 मार्क्स का जीके जीएस और 50 मार्क्स का रीजनिंग। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो जीके जीएस मेरा उतना बढ़िया नहीं था, बट मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक ठाक था, मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया भी नहीं था। तो जीके जीएस के लिए मैंने कोई एक टॉपिक उठाया, जैसे कि वहाँ पे आप देखोगे तो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत अलग भी और बहुत चीज़ें हैं उसमें।
तो मैं क्या करता था, कोई भी एक यूट्यूब वीडियो पे गया, मैं वहाँ पे सर्च किया और किसी एक की प्लेलिस्ट दी जिसमें पूरी ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है टॉपिक वाइज। मैं उसको गया, मैंने उसको देखा और जो जो चीज़ें मुझे नहीं आई उसको मैंने नोट डाउन किया अपने नोटबुक में। तो ऐसे किया मैंने, सबके लिए वही किया, वो पॉलिटी बोले या फिर ज्योग्राफी बोले या हिस्ट्री बोले, सारे के लिए मैंने वैसे ही किया। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई कोई सेक्शन है जिसके बहुत कम सवाल आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह हो गए या फिर फिजिक्स वगैरह के थोड़े कम ही सवाल आते हैं एज कम्पेयर टू बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखे हैं। तो इन सब पे मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। तो मतलब आपका कहना है कि आपने कोई प्लेलिस्ट फॉलो किया किसी भी टीचर का? हाँ जी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने सिंपल मैं गया हूँ और मैंने प्लेलिस्ट मैंने देखे हैं उन लोग। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जीके जीएस आपको पढ़ना है तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, और उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि उस पर तगड़ी प्रैक्टिस हो। तो सिलेबस कंप्लीट जो है, आप ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स टीचर ही है उन्हीं से कंप्लीट कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत ऐसे प्लेलिस्ट होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं। आप किसी एक प्लेलिस्ट को पकड़ लीजिए और वहाँ से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उनके नोट्स को भी बनाइए जैसे कि आपने नोट्स बनाया, और मल्टीपल रिवीजन करते रहिए। तो एक जो पॉइंट होता है बच्चों का कि सर हमारा मतलब कुछ टाइम में हम जीके जीएस भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता कि बाबर कौन था, ह्यूमायूं कौन था, कौन किसका बेटा था, तो वो आप कैसे रिकॉल करते थे? वो सर मुझे लगता है सबके साथ ही होगा, मेरे साथ भी सेम ही हुआ था। तो उसका कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, आपको बार बार रिवाइज करनी होंगी चीज़ें। जैसे मैं क्या करता था कि मैं सुबह जब जगता था तो सुबह जगने के साथ ही मैंने ऐसा कर लिया था कि 1 घंटा सुबह जगने के साथ ही मुझे जीके जीएस पढ़ना है, तो मैं जीके जीएस सुबह 1 घंटा पढ़ लेता था। और फिर रात को जब सोने आता था तो वीडियोज़ वगैरह जो कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोज़ है, मतलब हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो मैं रात को देखता था, ऐसे मैं करता था। अच्छा, तो मतलब जो आपने पढ़ने के दौरान नोट्स बनाए थे उसको आपने मतलब रिवाइज बार बार हाँ। करते थे। क्या आपने कहीं से प्रैक्टिस भी किया था, क्विज भी लगाए थे जीके जीएस में? हाँ जी सर, ग्रेडअप ऐप पे क्विज के फॉर्म में हर एक जैसे कि ज्योग्राफी के लिए अलग है वहाँ पे और हिस्ट्री के लिए भी अलग है। वहाँ पे आप जाओगे, सर्च करोगे, जैसे एंशिएंट, मेडिवल और क्या बोलते हैं इसे, मॉडर्न, इन तीनों जो हिस्ट्री के जो पार्ट होते हैं उसके अलग अलग उन्होंने क्विजेस बना रखे हैं। उस क्विजेस को मैंने काफ़ी सारे क्विजेस को तो क्या ये पेड है या फ्री है मतलब? नहीं नहीं, वो फ्री है, वो आप ग्रेडअप पे आप उसको जाकर देख सकते हो, फ्री है। और ऐसा कहा जाता है कि जिनका जीके जीएस कमजोर है तो उनको पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है इसमें? नहीं सर, मुझे जहाँ लगता है कि आपको ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी तो आपको क्रैक करनी नहीं है ना, कि वहाँ पे क्योंकि सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस पहचानने हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको अगर थोड़ा सा भी पता है कि हाँ ये वाला होगा तो आप केवल ऑप्शंस गए, ऑप्शंस पे टिक कर दिए। तो मुझे नहीं लगा कि हाँ इतना इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत है। हाँ, पढ़ने की जरूरत जरूर है, मैं ये जरूर बोलूँगा। आप चाहते हो कि अच्छा रैंक आए या फिर आप टॉप करो तो पढ़ने की जरूरत जरूर है, लेकिन इतना इन डेप्थ में मुझे नहीं लगा कि इतना इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। तो आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आपने उनको रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद मतलब आप उसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते चले गए। हाँ जी सर, एक यूट्यूब चैनल है, मुझे अभी याद आ गया, मैं बता रहा हूँ, टॉप ट्रेंडिंग जीके, ऐसे कुछ नाम था उसका। तो वहाँ पे वो क्या होता था कि जो भी एग्जाम होता था ना, वो एग्जाम के वो सारे क्वेश्चंस देते थे। जैसे कि रेलवे का कोई एग्जाम हुआ या फिर कोई सीटेट का कोई एग्जाम हो रहा है, तो उसमें जीके जीएस के जो भी क्वेश्चंस आते थे वो वहाँ पे हो जाता था। मतलब वो वीडियो सॉल्यूशंस उसके देते थे, और उसमें जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आते थे मैं उसे अपने नोट्स में लिख लिया करता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने जीके जीएस की प्रिपरेशन की। करंट अफेयर के बारे में क्या सवाल है आपका? करंट अफेयर को आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैं देखता हूँ कि अधिकतर बच्चों में करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं उन्हें, लेकिन मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं करंट अफेयर्स में डेली बेसिस पर नहीं पढ़ता था। मुझे लगता था कि 4-5 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, और इतना रैंडम और वो वैरायटी है बहुत, उसका डिस्पर्सन हाई है, डाइवर्सिफाइड बहुत ज़्यादा टॉपिक है। नेशनल इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, और उसके बाद से गेम्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, छोटी छोटी चीज़ें भी, पॉलिटिकल इवेंट्स भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं डेली बेसिस पे इनके रिकॉर्ड रख सकता हूँ। तो मैंने ये किया था कि जब लास्ट के 1 महीना जब एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो जाता है, तो लास्ट का 1 महीना जो होता है वहाँ पे मैंने तैयारी शुरू की। मैंने किया क्या कि मैं गया एक, और एसपीडी आती है एक मैगज़ीन, एसपीडी की मैगज़ीन खरीद के लेके आया, और जो लास्ट के 5-6 महीने होते हैं उसको मैंने एसपीडी मैगज़ीन से कवर कर लिया। मैंने 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, मतलब मैं रीड करता था उसको। क्रैम करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती थी, क्योंकि काफ़ी वास्ट हो जाता था, उतना क्रैम भी आप नहीं कर सकते थे। और ये देखिए कि मेरे एग्जाम मुझे अभी याद है कि 6 आए थे क्वेश्चन अराउंड करंट अफेयर्स के, उसमें मेरे 5 सही हो गए थे। तो बस वही बात है कि आपको बस पहचानने हैं ऑप्शंस, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान करना है। चलिए, तो जीके को आपने इस तरीके से प्रिपेयर किया। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा अपने तैयारी के दौरान कि छोड़ देना चाहिए, नहीं होता है? बहुत बार बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत बार फाइनेंशियल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इस पूरे तैयारी के दौरान में क्या कुछ ऐसा कभी आपको महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस ही बात है। कभी कभी मेरा भी स्कोर अच्छा नहीं आता था, या घर पे लोग ताने देना शुरू कर देते कि जॉब छोड़ कर बैठा है, बहुत तेज यही है, इसी का हो जाएगा और सारे लोगों का नहीं होगा, वगैरह वगैरह। लोग बहुत सारे बातें बनाते हैं आपके बारे में। हाँ जी सर, कुछ बोल रहे थे। तो चलिए एक बात बताइए, फिर उसके बाद हम चलते हैं
रीजनिंग की स्ट्रेटजी क्या थी? आपने रीजनिंग को 50 में 50 लाने के लिए जो क्या तरीका अपनाया आपने कैसे रीजनिंग को कवर अप किया? रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगा कि सेम वही सारी चीज़ें रही हैं कि रीजनिंग के लिए मैंने कोई स्पेशल बुक ऐसे मैंने नहीं रेफ़र की है। हाँ, ये था कि मैं रीजनिंग के लिए जैसे मैं टॉपिक वाइज मैंने उसको कर लिया था कि जैसे कि डाइस है, कैलेंडर है, क्लॉक है, सिलोजिज़म है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि मैं सिलोजिज़म और कैलेंडर वाले जैसे टॉपिक्स हैं तो मैंने विक्रमजीत सर से ऐसे उनका वीडियो जो लेक्चर था वहाँ से मैंने किया था। तो ऐसे ही करके मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स उसके निकाले और सबके वीडियो लेसन्स देखे और उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली और मॉक टेस्ट में या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वहाँ पे मैं कर लेता था। तो रीजनिंग के लिए जो है आपने अलग अलग टीचर्स के प्लेलिस्ट फॉलो किए जिसमें आपने रीजनिंग में विक्रमजीत सर का भी जो वीडियो है उससे काफ़ी आपको हेल्प मिली। हाँ जी सर। ओके, और उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से किया आपने? प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाता था या फिर मैं ज़्यादातर बोलूँगा कि मैंने मॉक टेस्ट वगैरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट आते हैं उसको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीट्स भी आते हैं जो आपको सॉफ्ट कॉपीज़ मिल जाएंगी टेलीग्राम वगैरह पे भी, वहाँ से मैंने उनका प्रैक्टिस किया था। एज सच मैंने कोई बुक नहीं रेफर। तो लास्ट बात करते हैं मैथ्स को लेकर कि मैथ्स में आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? मैथ्स चूंकि 50 नंबर प्री में आता है, 200 नंबर का मेंस में आता है, तो मैथ्स को आपने कैसे स्टार्टअप किया? कैसे आपने उसमें अपने स्कोर को बेहतर करने की कोशिश की? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी मैथ्स के लिए? ये तो मतलब पहले से ही मुझे पता था कि मैथ्स काफ़ी जैसे बोलते हैं ना किंग रोल है इसका एसएससी सीजीएल में, तो मुझे पता चल गया था कि हाँ मैथ्स पे तो काफ़ी फोकस करना ही होगा। तो ऐसे ही ऑब्वियस ही बात है, मैंने जैसे पहले ही बताया कि यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो फिर आपका वीडियो मिला मुझे, वो परसेंटेज की वीडियो मिली। ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेलिस्ट आते हैं तो मैंने देखा कि अराउंड 10-11 घंटे की वीडियो थी आपकी पड़ी हुई। फिर मैंने परसेंटेज की वीडियो देखी, ऑब्वियसली बात है कि मैं नया नया शुरू किया था तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से शुरू ही करना होता है आपको। तो मैंने परसेंटेज की वीडियो देखी, मुझे काफ़ी कंसेप्चुअल लगा, मुझे लगा कि काफ़ी इन डेप्थ इसमें बातें की गई हैं। उसके बाद से मैं किरण की मैंने एक हमेशा सही होता है, किरण की बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अराउंड 10-11 हज़ार इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो परसेंटेज मैंने जैसे आपसे पढ़ा, वो परसेंटेज वाली वीडियो मैं पढ़ के वहाँ से कंसेप्ट सीखे, वहाँ के जो क्वेश्चन जो आपने थोड़े बहुत कराए थे वो क्वेश्चन भी मैंने वहाँ से सीखे और मैं गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले बैंक पे जो किरण में दे रखे थे और किरण वाले क्वेश्चन सारे लगाए। फिर मुझे पता चला कि एक बहुत अच्छा चल रहा है, लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली फंसेंगे ही। तो फिर मुझे ये लगा कि क्यों नहीं दूसरे जो टॉपिक्स हैं जैसे कि ज्योमेट्री हो गया या एडवांस वाले जो पोर्शंस हो गया और अरिथमेटिक में भी जो दूसरे पोर्शंस थे उन पे भी फोकस किया जाए। तो मैंने ऑब्वियसली बात है वीडियोज़ में वहाँ पे एक सर्टेन सजेशंस भी आते हैं नीचे, तो सर्टेन सजेशंस में मुझे आपके बैचेस के बारे में पता चले। ऑब्वियसली मैं चाहता था कि हाँ कहीं ना कहीं वो जैसे मैंने अभी बताया कि मैथ्स में कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है आपके अंदर, तो मैंने आपका बैच ले लिया। कौन सा बैच लिया था आपने? हाँ, आरजी विक्रमजीत ऐप पे इनका एक बैच आया था, रिकॉर्डेड बैच था, रिकॉर्डेड बैच था और रिकॉर्डेड बैच पे अराउंड मुझे यहाँ तक याद है 250 से ज़्यादा वीडियोज उसमें होंगे अरिथमेटिक और एडवांस को दोनों को मिला के। पहले तो मुझे यही लगा था कि मैं कैसे खत्म करूँगा, बट वही बात है जुनून होता है तो सारी चीज़ें आप कभी ना कभी कर ही लेते हो। तो मैंने जैसे एक बार सारे वीडियोज़ देखे, ऑब्वियसली बात है कोई कोई चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको उतने अच्छे से नहीं आता है या ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आता है या ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आता है, उनके वीडियोज़ मैंने फिर से दोबारा देखे। उसमें सीट्स भी मुझे मिली, इनके जो सीट्स थे तो उनके सीट्स भी मुझे मिले जहाँ पे क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो पहले वीडियोस देखे फिर सीट्स बनाए, ठीक है। फिर जिसमें प्रॉब्लम्स थी फिर से दोबारा वीडियोस को रेफर किया मैंने कि हाँ जो जो कमियाँ रह गई थी उस पर काम किया, फिर मैंने सीट्स बनाए और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी सीट्स जो होते थे और किरण पब्लिकेशन की बुक होती थी उसको भी मैं लगाता चला गया। चलिए, तो जिनको मैथ्स रिकॉर्डेड बैच के बारे में नहीं पता है बता दें कि मैथ्स रिकॉर्डेड बैच ऐसा बैच है जिसमें मैंने कंप्लीट अरिथमेटिक और कंप्लीट एडवांस पढ़ा रखा है और मैं हमेशा से कहता हूँ कि इसको जिसने पूरे इंडिया में पढ़ लिया उसका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, क्योंकि 280 प्लस वीडियोस हैं जिसमें पूरा अरिथमेटिक पूरा एडवांस खत्म है और उसकी फीस भी काफ़ी कम है। हाँ जी सर, बिल्कुल। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑब्वियसली ये रहा है क्योंकि जब कोई क्या बोलते हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी में आता है तो चाहता है कि कम से कम फीस में आप अच्छा से अच्छा काम कर सको, तो एफोर्डेबल फीस थी। वन ऑफ द रीजंस तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा एफोर्डेबल फीस। 699 रुपए में कंप्लीट मैथ विद लाइफ टाइम वैलिडिटी आपने पढ़ा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो हम शुरू करते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने मॉक टेस्ट कितने दिए थे प्री में, और प्री के साथ साथ आपने मॉक टेस्ट कब से देना शुरू किया? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तब से आपने मॉक टेस्ट दिया था या फिर आप शुरू से ही मॉक दे रहे थे? नहीं सर, मैंने शुरू से ही मॉक देना शुरू किया था। जब प्रिपरेशन डेज शुरू ही हुए थे, वेरी फर्स्ट डेज, तो सैटरडे संडे जो वीकेंड्स होते थे उस पर मैं 2 मॉक दे दिया करता था। लेकिन उस टाइम मेरा पूरा सिलेबस और कंटेंट भी पूरा नहीं हुआ था, तो सिलेबस और कंटेंट जब पूरा हो गया तो मैं डेली के 2 मॉक्स देता था, एक सुबह में देता था और एक शाम को मॉक देता था। उसमें एक नया मॉक होता था और एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मॉक होता था। उन 2 मॉक्स में मैं उसको एनालाइज भी करता था, जैसे कि एनालिसिस का मैं तरीका बताता हूँ। जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं या जिनमें मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया है या जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किया है या फिर मुझे जो लगता था क्वेश्चंस की डिफिकल्ट है, उन सारे तरीके के क्वेश्चंस को मैंने एक सेपरेट नोटबुक रखी थी, मैं उसमें नोट कर लेता था।
और जब ऐसे ही 5-6 दिन बीत जाते थे तो फिर मैं जाके उन सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करता था, फिर मैं नेक्स्ट मॉक देता था। ये तरीका था मेरा। तो ये चीज़ आपने मतलब फॉलो अप किया था मॉक टेस्ट के लिए, जहाँ तक है कि सर मॉक टेस्ट में पहले से आपने एक आधा मॉक दिए हैं और जब आपका स्कोर थोड़ा थोड़ा अच्छा आने लगा तो उसके बाद आपने 2-2 मॉक कंटिन्यू किए थे। मॉक टेस्ट कहाँ से दिया था आपने? कोई हाँ जी सर, टेक्स्ट बुक के बच्चे पूछते हैं सबसे ज़्यादा कि सर किसका मॉक देना चाहिए? मेरे हिसाब से मॉक तो आप सबके ही दे सकते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादातर मैंने जो मॉक्स दिए हैं वो टेक्स्ट बुक के मैंने पूरे फॉलो किए हैं मॉक्स। हो नहीं सकता टेक्स्ट बुक का मैंने मॉक नहीं दिया हो। टेक्स्ट बुक मैंने मॉक दिया है, मैंने सुपर मॉक्स दिया है, ग्रेड अप का मैंने मॉक दिया है, ओली बोर्ड और एसएससी ट्यूब का मैंने मॉक दिया है। एसएससी ट्यूब और सुपर मॉक्स के लाइव मॉक्स भी आते थे सैटरडे संडे को, फ्री होते थे हाँ जो? फ्री वाले होते थे। अच्छा। उसको भी मैं देता तो था। उसमें एक बेनिफिट हो जाता है कि ऑल इंडिया रैंक आदमी टाइम टू टाइम अपना देखते रहता है। हाँ जी सर। कि हमारा लेवल कहाँ है, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलता है। हाँ जी सर। चलिए, तो प्री की तैयारी के बाद हम मूव ऑन करते हैं मेंस की तैयारी की तरफ। मेंस में जब आपने देखा कि प्री में आपका स्कोर 185 आया है, तो उसके बाद आपने मेंस के लिए तैयारी कैसे शुरू की? अब जैसे कि मेंस के लिए अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैथ्स और इंग्लिश जब आप प्री में एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले ही आपका सारा सिलेबस कवर होना चाहिए, उतना तो होना ही चाहिए, तभी आप मेंस के लिए अच्छा कर सकते हो। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेंस में आप जा रहे हो तो आपका सिलेबस बाकी रह गया हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेंस में मैंने केवल प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये दोनों चीज़ें मेरी हमेशा से चलते रही है। तो मेंस में मैंने मॉक टेस्ट लगाने शुरू करे, एक मॉक मैं देता था मैथ्स का, एक मॉक मैंने इंग्लिश के देता था। ठीक है, इंग्लिश वाला कभी कभी मैं नहीं भी देता था, बट डेली के डेली मैथ्स का मॉक देता ही था। तो 100 क्वेश्चंस मैथ्स के वहाँ पे हो जाते थे और 100 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो होते थे वहाँ से मैं देता था। मतलब डेली के 200 क्वेश्चंस मैं मैथ्स के प्रेजेंट करता था। अब बात ये रहेगी कि कुछ टॉपिक्स जो मैं प्री देकर आया तो मुझे लगा कि अभी भी उन पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा से दिक्कत रही है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में मुझे हमेशा से दिक्कत रही है। तो इन सारे चीज़ों के लिए मैंने फिर से वहीं जो पुराने वीडियोज़ आपके पढ़े थे वो वीडियोज़ मैंने देखे और फिर मैंने उनको दोबारा से रेफ़र किया और फिर उनके सीट्स लगाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने मेंस में मॉक टेस्ट दिया, तो देखो एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जब हम सोचते हैं ना कि प्यास लगेगी तो कुआं खोदेंगे, यही काम करते हैं सीजीएल के बच्चे मेंस के समय में। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जब मेंस आता है तब कोचिंग की तरफ भागना शुरू करते हैं। अब एक बात बताइए, 2 महीने आपके पास है, उस 2 महीने में आप किसी से कोचिंग लेंगे या फिर आप खुद की प्रैक्टिस करेंगे? ऐसे खुद मैंने गलती की थी 2018 में और इस गलती को मुझे नहीं लगता है कि किसी को रिपीट करना चाहिए। जो कि आदर्श ने एक बात बोली, बहुत सही बात बोली कि मैथ्स और इंग्लिश तो ऐसा है जिसका सिलेबस पहले से ही कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा प्री निकल गया तो हम जो है हाँ जी सर, हाँ मेंस की तैयारी करेंगे। बहुत ऐसे बच्चों को मैं देखता हूँ कि सर जैसे भी प्री हो जाए मेंस का खुद कर लेंगे और ये उनकी गलती होती है। तो ऐसा ना करें, प्री की तैयारी के समय में ही मेंस की तैयारी को करते रहें शुरू से ही। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, पहले से ही आपका प्रिपेयर होना चाहिए कि बस मेंस जब आए तो आपको अपने सिलेबस को या जहाँ से भी जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करने की आवश्यकता हो और बस मॉक टेस्ट देना पड़े, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट। मेरा मानना है, हमेशा से मैं कहता हूँ, मैं तो कई सारे टॉपर से मिलता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेंस में अच्छा स्कोर लेकर आना है तो सिंगल वे है, वो है मॉक टेस्ट। हाँ जी सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो तो जरूरी नहीं है आपके 180 190 आए, तो फिर उस टाइम आपको पेशेंस रखना है। 110 120 भी आ रहा है तो बुरे स्कोर नहीं है, आप बस ये पेशेंस रखो कि आप कर लोगे। मेरे साथ भी ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ था कि 110 120 आया, फिर 150 160 आया। एक टाइम ऐसा आ गया जब 160 से स्कोर मेरा बढ़ नहीं रहा था। फिर हम लोग, मैं कोरा पे जाके क्वेश्चन सर्च करने लगा कैसे स्कोर बढ़ाया जाए, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा कैसे स्कोर बढ़ाया जाए, क्योंकि उस टाइम ना बहुत स्ट्रेसफुल जॉब हो जाता है, आपको लगता है इससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो उस टाइम मुझे 3 चीज़ें हमेशा से मैंने ध्यान रखी है, पेशेंस, परसेवरेंस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस साथ रिवीजन भी मैं बोलना चाहूँगा। ये चीज़ें पे आप हमेशा फोकस कीजिए, पेशेंस बनाए रखिए और एक कंसिस्टेंसी आप जरूर रखिए कि हाँ भले ही आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है बट आप अगर 200 क्वेश्चंस डेली के डेली लगा रहे हैं आप, तो उनको आप जारी रखिए इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस और रिवीजन का साथ कभी मत छोड़िए। आप हमेशा से जाइए, फॉर्मूलेज जो आपने लिखे हैं या फिर नए जो क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते थे उन सारे क्वेश्चंस पे जाइए और उन्हें फिर दोबारा कीजिए। दोबारा नहीं हो तो एक बार और कीजिए, जब तक आपका उस पर पूरा का पूरा पकड़ ना हो जाए तब तक आप करते रहिए। तो एक चीज ऑनेस्टली बताइए कि मेंस में आपने मैथ्स का कितना मॉक टेस्ट दिया था और इंग्लिश का कितना मॉक टेस्ट दिया था? इंग्लिश वाले तो मैंने ज़्यादा नहीं दिए थे, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, इंग्लिश वाले अराउंड मैंने 25-30 के आसपास दिए होंगे। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि इंग्लिश में मैंने बताया था, प्री में भी मैंने रानी सिंह मैम का जो यूट्यूब जो लेक्चर्स थे उनको फॉलो किया था, वो मैंने रोज़ कंटिन्यू किया, रोज़ के रोज़, कि हाँ मुझे 1 या 2 वीडियोज़ रोज़ के रोज़ देखने हैं उनके, तो मैंने देखने शुरू किए थे। मैथ्स का मैं जैसे बताऊँ तो मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा मैंने मैथ्स के मेंस के मॉक्स दिए होंगे, राइट।
मैंने टेक्स्ट बुक वाले लगभग सारे ही दे दिए थे, ओली बोर्ड वाले सारे ही दिए थे, सुपर मैक्स वाले कोई मैंने नहीं दिए थे। अराउंड लास्ट में जब मुझे थोड़े टफ लगने लगे शुरू हुए। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि कोई मॉक टेस्ट में आपको स्कोर अच्छा नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिमोटिवेटेड फील करना है। उस टाइम तो होता है, ऑब्वियस सी बात है, बट मैं इससे निकल चुका हूँ तो मैं बता रहा हूँ। डिमोटिवेटेड फील करना है या स्ट्रेसफुल आपको फील करना है, आप ये देखिए कि वो जो मॉक टेस्ट है वो आपको स्किपिंग आर्ट सिखा रहा है कि क्वेश्चंस कौन से पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, या फिर कौन से क्वेश्चंस में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, या फिर कौन सा जो टॉपिक है आपका बहुत वीक है उसके क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो। तो उस तरह के मॉक टेस्ट से आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड जो मॉक टेस्ट हैं, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह के हो गए या ओली बोर्ड वगैरह के हो गए, वहाँ पे आप ऑल इंडिया रैंक या फिर अपना परसेंटाइल देके आप खुद को जज कर सकते हो। तो क्या ऐसा था कि पहले मॉक में ही आपका स्कोर 150 160 आया था? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई जीनियस ही है जो उतना ला सकता है मेरे हिसाब से। मेरा तो बिल्कुल नहीं आया था, मुझे याद है 110 120 के आसपास ही आया था। मतलब 50-60 क्वेश्चन ही आप लगभग सही कर पा रहे थे उस टाइम का। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस और विद रिवीजन एक एक मॉक मैंने लगाए, उनका एनालिसिस किया, जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उनको नोटबुक में लिखा, उनको फिर रिवाइज किया, जो उससे जो फॉर्मूले जो वहाँ से निकलते थे, जो फॉर्मूले मुझे नहीं पता थे, उन सारे को भी मैंने नोट किया और उन फॉर्मूलों का रिवीजन किया, उनके शॉर्ट ट्रिक्स भी देखे मैंने। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इसमें, ये ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं कि आप पूरे बेसिक मेथड के पीछे भी ना भागो और शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भी ना भागो। दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आने चाहिए और आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए, दोनों के दोनों चीज़ें ही आनी चाहिए। अब ये रहा कि शॉर्ट ट्रिक किसके आप कर सकते हो, जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो उनके जो जैसे कि आदित्य सर हैं, ठीक है, इनका भी आप शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियोज़ देख सकते हैं, तो इनका वीडियोज़ में आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे। लेकिन कोई क्वेश्चन जो बहुत नए होते हैं या फिर बहुत लेंदी होते हैं, वहाँ पर आप बेसिक अप्रोच भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए मॉक टेस्ट आपने दिया, काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो एक तैयारी से थोड़ा सा हटकर होता है कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले क्या करें, ये भी बच्चे पूछते हैं कि रेस्ट लेना चाहिए, सेंटर के पहले क्या करें, क्या आपको नर्वसनेस फील आया? तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले और एग्जामिनेशन सेंटर तक, पेपर नहीं देने तक आप क्या करते थे? बिल्कुल सर, उस सबके साथ ही होता है। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तब तो आपको टेंशन होगी ही, बुरी है तो टेंशन होना ही चाहिए। तो अगर अच्छी भी है तब भी नींद आपको कम आती है, आपको डर सताने लगता है कहीं नहीं क्लियर हुआ तो, कहीं अच्छा नहीं गया तो, ये सारी डर तो होती ही होती हैं। तो नो डाउट मैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि उस टाइम अपने दिमाग को आपको कूल एंड काम रखने की कोशिश करनी है। आपको हो ना हो, लेकिन आप कूल एंड काम को रखने की कोशिश करो। कुछ नहीं हो रहा है, आप अपने आँख बंद कर लीजिए, ठीक है, और 10-15 सेकंड के तक या 15-20 सेकंड तक भी अपने सांसों पर आप देखिए। मैं ऐसा ही करता था कि हाँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, उस टाइम मैं कोशिश करता था कि मैं कुछ ना सोचूँ एटलीस्ट। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हाँ, नींद आप पूरे लेने की कोशिश कीजिए। नहीं आ रही है नींद, कोई बात नहीं, आप जाइए लेटिए और सोचिए कि आपको नींद आए। तो नींद में पूरे लेने की कोशिश करता था। और एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले नए कंसेप्ट्स या नए टॉपिक्स बिल्कुल नहीं पढ़िए। मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि बिल्कुल नहीं पढ़िए। जो आपको आता है उनको रिवाइज कीजिए, आप रिवाइज बिल्कुल कर सकते हैं उन चीज़ों के लिए। और एग्जाम वेन्यू पे आप पहले पहुँचिए, क्योंकि ऐसा हो जाती है ना कि आप अगर लेट जा रहे हैं तो आपके अंदर वो घबराहट आनी शुरू हो जाती है। तो एग्जाम वेन्यू पर आप पहले पहुंचिए, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आप देख सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस टाइम लग रहे हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर एडमिट कार्ड पर भी पढ़कर जाइए। बहुत बार ऐसा हुआ था जब पहली बार आया था कि आधार कार्ड लेके आना है, बच्चे सिर्फ आधार कार्ड लेके चले गए और उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन ही नहीं था। हाँ जी सर। तो 1 दिन पहले एडमिट कार्ड निकालना है, प्रिंट आउट देखना है, उसमें एक इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं और उस इंस्ट्रक्शन के साथ जो है आपको तब जाना है पेपर देने। इस बात का ध्यान रखिए। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे की थी आपने? डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं ये बोलूँगा कि मैंने शुरू से डिस्क्रिप्टिव के लिए फोकस नहीं किया था। मेरा ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स मतलब टायर 1 और टायर 2 पे था। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था। टेलीग्राम पे मुझको कुछ फाइल्स वगैरह मिले जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के ऐसे वाले टॉपिक्स या लेटर वाले टॉपिक्स मुझे देखने को मिले थे। उन मैंने टॉपिक्स को पढ़ा और फिर 1-2 बार मैंने लिखने की कोशिश की। जो शीट्स आते हैं ना, रोल्ड शीट्स होते हैं जिसमें वो खाने बने होते हैं, उस पर मैंने 1-2 बार लिखने की कोशिश की है। यही मैंने ज़्यादा किया है। हाँ, मैंने वेराइटी ऑफ टॉपिक्स जरूर देखा है मैंने कि हाँ, आप CA के बारे में पढ़ लेते हो या फिर आप फार्म बिल्स वगैरह के बारे में पढ़ लेते हो। इन करंट अफेयर्स में भी ऑब्वियसली उसमें हेल्प किया है मेरा, मैं बोलूँ। देखो, एक टेलीग्राम का जिक्र है तो टेलीग्राम के बारे में एक बात बताते हैं। टेलीग्राम राइट नाउ एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर जिस तरीके से आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक होता है, टेलीग्राम भी एक एप्लीकेशन है। और वहाँ पर अभी इतना है कि आप अलग अलग चैनल्स बने होते हैं अलग अलग लोगों के टेलीग्राम, और आप अपने स्टडी मटेरियल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज़ेस है, खुद हमारे 2 टेलीग्राम है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल। इन दोनों टेलीग्राम पर हमने बच्चों के लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया है। ठीक है, एक बुक्स हमने वहाँ पर जो है अपलोड करवा दी हैं। और जो आप कह रहे थे वो फॉर्मेट जो होता है उस फॉर्मेट में लिखने का, तो वो फॉर्मेट भी हमने अपलोड कराया है। हाँ, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। मैथ्स बाय आदित्य रंजन और रैंकर्स गुरुकुल हमारे दोनों टेलीग्राम है। सर उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा
कि जैसे कि आपने बताया मैथ्स पे आदित्य रंजन टेलीग्राम ग्रुप वाला, तो वहाँ से मुझे याद आ रहा है कि जब शुरुआती दौर पे जब ये टेलीग्राम ग्रुप आप देखोगे, बहुत ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको पीडीएफ्स दिखने को मिलेंगे सॉफ्ट कॉपीज़ में, और वहाँ पे आप अलग अलग बुक्स के जो जनरल कंपटीशन के बुक्स हैं उनके पीडीएफ्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी 2-4 कम से कम पीडीएफ तो जरूर वहाँ से डाउनलोड किए होंगे। अच्छा, जो हमारा टेलीग्राम है हाँ आपने जी सर, वहाँ से फ़ायदा उठाया है। चलिए, तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। तो डिस्क्रिप्टिव का तैयारी कैसा रहा, मतलब पेपर बढ़िया गया आपका इस बार? हाँ, इस बार तो कोविड-19 वाला टॉपिक आया था ना, तो लगभग सबने ही, बहुत ही कॉमन टॉपिक था, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत थी। उसके लिए कोई स्पेशल मैसेज आप डिस्क्रिप्टिव वाले स्टूडेंट को देना चाहेंगे? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव अभी एमटीएस का भी है, सीएचएसएल का भी होता है, सीजीएल का भी होता है, तो कोई एक स्पेशल पॉइंट? मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल हल्के में ना लें, ठीक है। आप उसके लिए ज़रूर पढ़ के ज़रूर जाएँ, 1-2 बार जो उसकी आती है शीट्स, जो डेडिकेटेड सीट्स है जो एसएससी जैसे पूछता है, उन सीट्स पे आप 1-2 बार लिख के ज़रूर देखें कि हाँ आपका फ्लो बन रहा है या नहीं बन रहा है। और टॉपिक्स वगैरह आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं, आप कोई बुक्स वगैरह रेफर करना चाहें तो बुक्स वगैरह भी रेफर कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर है आपका। तो अब आपने क्या सोचा है, इतना बेस्ट ऑल इंडिया रैंक होने के बावजूद अब आप कौन सा पोस्ट लेना चाहेंगे? सर मैंने तो जिसका जो सबसे पहला प्रेफरेंस हम जो भरते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और एक और चीज़ कि आपका जो कोटा है, क्या ऐसा है कि जनरल कोटा है या फिर ओबीसी कोटा है? क्योंकि इस पे ही बच्चों को एक बहुत मिथ रहता है कि अगर हमारे पास कोटा है तो हम उस अनुसार तैयारी करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप भूल जाओ कि आप किस कोटे के हो, तैयारी आप इस तरीके से करो कि आपको ऑल इंडिया रैंक लेकर आना है, तो शायद सिलेक्शन हो भी पाए। तो बहुतों के अंदर ये हो जाता है, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, अरे हमारा तो कोटा हम उससे कर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। सर मैंने मतलब अभी तक तो कभी कोटे के बारे में सोचा नहीं, और दूसरी बात है कि मैं ये चाहता था कि मैं जनरल कोटे से ही जॉब लूँ, मतलब जो अनरिजर्व कोटा होता है वो। हालांकि मैं ईडब्ल्यूएस वाले कोटे से बिलोंग करता हूँ, बट मैं अभी भी इसी चीज़ में हूँ पक्षधर कि मैं जनरल कोटे से ही लूँ। ये मन में आप कभी ना रखें, कोटा बाद में आएगा, बट आप अनरिजर्व्ड एस्पेरेंट की तरह ही तैयारी करें। आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम रह जाते हैं या आप थोड़ा अनलकी फील होते हैं एग्जाम्स में, तब कोटा आपका जरूरत आएगा, बट पहले से कोटे के बारे में ना सोचें, मैंने ऐसे ही किया है। तो जो पोस्ट है उस पोस्ट के बारे में बताइए हाँ जी कि सर, कौन सा वो फेवरेट पोस्ट है जो आपको शुरू से आपकी नौकरी तक जिसने छुड़वा दी? हाँ जी सर, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मतलब अभी तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाए, और भगवान की दुआ रही तो शायद कहीं मिल भी जाए। देख रहे हो भाई साहब, लड़का बिहारी है, इस वजह से इनकम टैक्स बोल रहा है। अगर बिहारी ना होता तो फिर शायद प्रेफरेंस कुछ और ही होती, क्योंकि हमारे बिहार यूपी में ऐसा प्रचलन होता है, इनकम टैक्स का मतलब सीधा रेड और रेड का मतलब समझ ही रहे हैं कि अकाउंट ज़्यादा हमेशा लोडेड रहेगा। सर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कितना खुश महसूस कर रहा हूँ, या फिर उस तरह की कोई फीलिंग नहीं है कि डिप्रेस थोड़ा महसूस हो, तो लेकिन आप जब प्रिपरेशन फेज में रहते हो ना, तो आपको लगता है कि आप किसी दिन अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो, या फिर आपका मन नहीं करता है किसी दिन पढ़ने का, तो ये नॉर्मल है। तो उस टाइम में आप मोटिवेशन वीडियोस वगैरह देखना शुरू करते हो, या किसी और को फॉलो करना शुरू करते हो कि कैसे इस जो मेंटल आपका हेल्थ है इससे कैसे बाहर निकला जाए, क्योंकि प्रिपरेशन में बहुत कुछ देखने को आपको मिलता है। दूसरे लोग प्रेशर बनाते हैं, आपका खुद का अंदरूनी प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में मुझे अभी एक याद आता है कि मैं बताना चाहूँगा सर आपको कि माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक में उन्होंने अभी तक 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं। तो मैं उनका एक मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन सब जो आप हैप्पी फील करते हो, या फिर आप एक्साइटेड फील करते हो, या आपको मज़ा आ रहा होता है, तो सब पढ़ते हैं, या आप जो भी आप काम करना चाहते हो आप कर लेते हो। लेकिन जिस दिन आप डिप्रेस फील कर रहे होते हो, आपका मन नहीं होता है, टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, फिर भी आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप दूसरे लोगों से हट के जाते हो। क्योंकि जब मन करता है तो सभी पढ़ते हैं, जब मन नहीं करता है तब आप क्या पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो जिस दिन मेरा मन नहीं होता था जाने का, या फिर मुझे लगता था कि नहीं ये बहुत हुआ, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, उस दिन मैं ज़रूर जाता था। और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो मैं लाइब्रेरी में जाके सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक पढ़ता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि और लोगों से आपको अलग निकालना है, तो और लोग जो नहीं कर रहे हैं आपको वो सारी चीज़ें करनी होंगी। चलिए, तो बहुत अच्छा आदर्श। और आगे का विजन क्या है आपका अब जॉब लेने के बाद? चूँकि अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काफ़ी नज़दीक होगा, एसएससी बहुत जल्दी डेट रिलीज़ करेगी और डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी होगा, फिर एक अच्छे पोस्ट पर होंगे, तो आगे का कुछ विजन है आपका? हाँ जी सर, मैंने सोचा है कि एटलीस्ट बीपीएससी या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन किया जाए। हालांकि अभी सर्कमस्टांसेस बताएंगी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट सभी चाहते हैं कि वो लाइफ में आगे जाएं, और कभी जहाँ तक अचीव हो गया है उसके आगे ही जाने की कोशिश करें। मैं भी वहीं चाहता हूँ। एक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे स्टूडेंट हैं, जो अपने दिल में एक इच्छा सरकारी नौकरी के लिए हुए हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है आपका? हाँ सर, बिल्कुल मैसेज है। मैसेज यही है कि डरिए नहीं, ठीक है, पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा, और आप तैयारी करते रहिए। मेहनत के आगे कोई चीज़ भी है जो आपको नहीं रोक सकता है, मुझे तो ये लगता है। ठीक है, तो कुछ और भी मैसेज है आपका, जो कुछ ऐसी
बातें जो आपको लाइफ में हमेशा, आप अपने आप को मतलब मोटिवेटेड कैसे रखते थे? हाँ ये आप एक मुझे कुछ पोएम के बारे में बता रहे थे, कुछ मोटिवेशन। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ। तो क्या है कि पीयूष मिश्रा की एक पोएम है, गाना भी है उनका, वो बाद में उसको बनाया गया। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं लो फील कर रहा हूँ, तो मैं गाना या फिर वो जो पोएम है उसको मैं ज़रूर सुनता था। मैं सर आपको उसको बताना चाहूँगा, ये 4-5 लाइन्स ही होंगी उसमें। हाँ, तो ऐसे है, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियाँ, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियाँ। हम चांद पे रोटी की चादर डालकर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियाँ हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियाँ हो जाएंगी। हम सीपियों में भर के सारे तारे छू के आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी करके यूं बहलाएंगे। अम्मा तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, कोई रोने आएगा, गम ना कर, जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, वो फिर कभी ना जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज़्यादा यहीं होगा, हम यहीं मर जाएंगे। हम मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं और होनी को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। मतलब सर मैं इस जब लड़के भी में मुझे लो फील होता था, मैं ये गाना जो पीयूष मिश्रा सर का है मैं इसे सुनता था। तो ये गाना और YouTube पर है? हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा। और YouTube में मेरा एक ही ये गाना है जो लाइक्ड भी है, ऑब्वियस सी बात है, और जो वॉच लेटर वाला सीरीज आता है ना, वहाँ पे रखा हुआ है कि मैं हमेशा से ही इस गाने को जाकर सुनता हूँ। हमेशा सुनते हो आप? हाँ जी सर। डाउनलोड में रखा हुआ है आपने? और बिल्कुल मोटिवेशन भर देता था अंदर से कि क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाएंगे ना। देखो और यार, क्या होगा। सरकारी नौकरी है ही ऐसी भाई साहब, हर दूसरे दिन मन करता है छोड़ दो, लेकिन है ना, परसिवियरेंस जो वर्ड है ना, जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है, वो अपने आप में बड़ी जबरदस्त बात है। बस आपको डटे रहना है, लगे रहना है, आपका होगा, तय है, गारंटेड है, बस आपको लगे रहना। और जो स्टूडेंट लगा रहा ना, मैं कहता हूँ झंडे गाड़ देगा वो एक दिन। मैटर नहीं करता सरकारी मीडियम है, मैटर नहीं करता हिंदी मीडियम है, मैटर नहीं करता कि स्कोर 50 आता, मैटर ये करता सर आप टिके थे कि नहीं थे, जंग लड़ी नहीं लड़ी, जीतना हारना बाद की बात है। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर इसमें, कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मुझे नहीं लगता है कि मैंने अभी तक जो एकम्प्लिशमेंट्स की हैं कोई यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, मैं इसके लिए प्राउड भी फील करता हूँ, ऑब्वियसली मेरे घर वाले भी प्राउड फील करते होंगे, नो डाउट। तो वही बात है कि आप एक पॉइंट, एक स्पेशल मैसेज आप उन सभी के लिए कुछ देना चाहेंगे, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को, इस वीडियो के माध्यम से? यही कि अगर कोई चीज़ कोई करना चाहता है तो आप उनका सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। और अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट न्यूट्रल रहें, टांग खिंचाई वाला काम या ताने देने वाले काम ना करें। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब जॉब छोड़ के आया था तो बहुत सारे लोग आपके पीछे ही पड़ जाते हैं कि बहुत तेज़ तुम हो, तुमसे ही हो जाएगा, और सारे लोग तो ऐसे पढ़ ही नहीं रहे हैं, तुम्हारा ही क्यों होगा। और इन सारे क्वेश्चन से मैं बोलूँगा कि आप दूरी बनाइए। वो सत्संगति वाली बात है ना, अच्छे लोगों के साथ रहिए। अगर अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो किसी के साथ मत रहिए, आप अकेलापन के साथ रहिए, मैं ये बोलना चाहूँगा। जैसा कि हमेशा होता है ना कि रिलेटिव्स के ताने ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हमेशा जब भी जाओगे घर पे तो लड़का क्या कर रहा है, हाँ जी। तो वो क्या कर रहा है को उसको कैसे टैकल किया था आपने? मतलब आप बता रहे थे कि सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, तो वो थोड़ा एक पॉइंट बताएं। एक तो है कि डिस्टेंस बनाया मैंने उन लोगों से, ऐसे क्वेश्चन से, अगर क्या कर रहा है वो बोल रहे हैं तो मैंने उनको सुना, फिर मैंने यही बोला कि सर अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ाई ही कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब क्या ही बताओगे आप क्या कर रहे हो। और मैं लाइब्रेरी जाता था सुबह के 7 बजे, शाम के 7 बजे आता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था मम्मी पापा से बात नहीं हो रही है मेरी, ऐसा भी हो जाता था मेरे ऐसा साथ। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो यार, पड़ोसियों के ताने को बंद नहीं कर सकते, तो काम बस इतना करो, फोकस खुद पे। जैसे मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाऊंगा तो रात को 11 बजे आऊंगा, मेरा बस मोहब्बत था लाइब्रेरी, मेरी किताबें मेरी मोहब्बत थी। तो उसी तरीके से हमेशा अपने आप को, अगर कोई बात नहीं कर रहा ना, छोड़ दो, सेक्लूजन में रहो, अलग रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब खेलोगे ना तुम्हारा रिजल्ट ढंग का बचा है। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी ये साइलेंट तरीके से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचाए। तो बस वही बात है, आज आदर्श की कामयाबी जो है पूरे इंडिया में शोर मचा रही है, और हम इनको इनके आने वाले फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट विश करते हैं। थैंक यू सर। और हमारी टीम की तरफ से, हमारे तरफ से एक प्यारा सा छोटा सा जो है वो तोहफा है आदर्श के लिए, ठीक है। अब तो आदर्श को बहुत सारे गिफ्ट भी आने शुरू हो जाएंगे, उसका भी फोन आना शुरू हो गया होगा, और ये एक छोटा सा हैम्पर हमारी तरफ से है आपके लिए। लाइफ में आप बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करें, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं दोस्तों। आप लोग भी जान लगा दो, बस अब तो करके रहना है। जो 60 दिन 60 मैराथन की स्पेशल शो हमारे चैनल पर चल रही है, पड़ोस से अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करो अपने वीडियो को लेकर। किसी भी तरह की डाउट हो तो हमें जरूर बताओ, और वीडियो कैसी लगी, कैसा आपका कुछ क्वेश्चन है जो आप आदर्श से पूछना चाहते हैं, किसी का रिप्लाई चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ऑल द बेस्ट, जय हिंद, मिलेंगे अगले सेशन में।